नमस्कार बच्चों, आज हम संधि की अगली कड़ी में पढ़ेंगे उसका अंतिम भेद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बहुत महत्वपूर्ण संधि है और इसमें अगर हमने एक बार इसको ध्यान से देख लिया तो बहुत आसान तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नियमों से। इसमें 3-4 नियम हैं, ज़्यादा नियम नहीं है। उसके बाद जब ये नियम हो जाएंगे, अंत में ऐसी ट्रिक आपको मैं बताऊंगा कि संधि जो विसर्ग संधि है उसमें आप चाहे संधि विच्छेद करो, चाहे संधि करो, चाहे पहचान करो, 3 सेकंड, अधिकतम 3 सेकंड में आप उसको पहचान पाओगे, संधि कर पाओगे, संधि विच्छेद कर पाओगे। ये मेरा दावा है आपसे, लेकिन आपको पहले इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि का मतलब है विसर्ग के बाद या तो स्वर हो या फिर व्यंजन हो। विसर्ग के बाद अब आप समझ लो विसर्ग क्या है। विसर्ग हम बोलते हैं इसको, कि जो 2 बिंदु मैंने लगाए हैं इसको हम बोलते हैं विसर्ग। ये है विसर्ग। तो इसके बाद या तो स्वर हो या फिर व्यंजन हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जो बदलाव होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, उसको हम बोलेंगे विसर्ग संधि। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि का पहला नियम। नियम नंबर 1 इसमें लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा कि जो विसर्ग है, ये 2 बिंदु लगे हैं, जो विसर्ग है उसके पहले, मतलब विसर्ग के पहले जो शब्द है उसमें क्या हो, ये से अनार देखो दूसरा आपको याद है। विसर्ग से पहले तो अ हो और उसके बाद स घोष। याद करो, मैंने आपको वर्ण परिचय पढ़ाया है। स घोष, अ घोष, अल्प प्राण, महाप्राण सब आपको पढ़ाया है। स घोष का मतलब होता है जो आपका वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, जो 5 वर्ग हैं उनके तीसरे, चौथे, 5वें नंबर के जो व्यंजन हैं, जैसे ग, ज, ड, द, ब, ये तीसरे नंबर के हैं। फिर घ, झ, ढ, ध, भ, ये चौथे नंबर के। इसी प्रकार से 5वें नंबर के। 3, 4, 5 का मतलब ये है। और 4 अंत्यस्थ, ये र, ल, व, और एक है और एक ये अ। इनमें से अगर कोई भी है, फिर बोलता हूँ बार में, विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद स घोष हो। स घोष आपको बताया है टोटल 31 है। स घोष की संख्या है कुल 31, 31 कौन कौन से हैं? 3, 4, 5। 3, 4, 5 का मतलब है जो वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जो 5 वर्ग हैं उनमें 5-5 वर्ण हैं। क ख ग घ ये, च छ ज ज ये। तो उन 5 में से तीसरे नंबर के 5, चौथे नंबर के 5 और 5वें नंबर के 5, 15 हो गए। और ये र ल व अंत्यस्थ 4, 19 हो गए। एक हो गया ये है 20 और 11 हो गए आपके स्वर, 31। टोटल 31 है, लेकिन यहाँ पे स्वर में केवल अ होना चाहिए। 3, 4, 5 ये लव है और स्वर अगर है तो जो विसर्ग आएगी उसको तो हम हटा देंगे और उसकी जगह ओ की मात्रा लगा देंगे। इसको आप ध्यान से देखें, ओ की मात्रा में बदल जाएगा। विसर्ग को हटा के वहां ओ की मात्रा लगा देंगे। उदाहरण में आपको समझाता हूं। जैसे यहां देखा तपह बल, अब ये तपह में विसर्ग है। इस विसर्ग में आप देखो कि विसर्ग के पहले प है, प में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। मतलब विसर्ग के पहले अ हो, उसके बाद तीसरा, चौथा, 5वां से ब आ गया। ये ब क्या है? ये प वर्ग का तीसरा व्यंजन है। ब, प, फ, ब आ गया। तो ये जो विसर्ग है इसको आप हटा दो और इसकी जगह आपको ओ की मात्रा लगा देनी है। जैसे तपोबल,
तपः प्लस बल तपोबल। ऐसे ही तपः प्लस भूमि, ये चौथे नंबर का है प वर्ग का, तपोभूमि। मनः प्लस ज, ये च वर्ग का तीसरा है ज, मनः प्लस ज मनोज, इस न में भी अ मिला हुआ है। सरह प्लस ज क्या बनेगा? सरोज। आप मेरे साथ बोलते रहो, सरोज। मनः प्लस योग क्या बनेगा? तो ये आ गया, ये आ गया आपका, तो ये बनेगा मनोयोग। मनः प्लस योग बराबर मनोयोग। फिर मनः प्लस हर, बताओ क्या बनेगा? आपके मन में चल रहा होगा मनोहर। अब देखो यहाँ पे है आ गया, मैंने लिखा था यहाँ पे। ऐसे ही मनः प्लस अनुकूल, तो ये बन जाएगा मनोनुकूल, और ये आ गया देखो यहाँ। तो इस प्रकार से विसर्ग ओ में बदल जाता है। कब बदलेगा? विसर्ग के पहले ओ हो, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, ये है हो या ए हो, इनमें से कोई एक हो। आप चाहो तो इसको सहघोष भी बोल सकते हो। अब हम बात करेंगे नियम नंबर 2। क्या है? विसर्ग के पहले अ आ, इन दोनों के अलावा, ध्यान देना, दोनों के अलावा मतलब क्या हो गए? ई उ ए ऐ ओ औ, ये हो गए। इनमें से कोई एक स्वर हो और उसके बाद, ये एरो का मतलब क्या है? उसके बाद सघोष हो, मतलब वापस वही कंडीशन। वहां शर्त क्या थी कि विसर्ग के पहले ओ हो, बाद में सघोष हो। यहाँ शर्त क्या है? विसर्ग के पहले अ और आ के अलावा जो स्वर है वो हो, उनमें से कोई एक हो, और बाद में सघोष हो, तो विसर्ग जो है वो आधा र बन जाती है। आधा र हमेशा ऊपर आता है। जैसे निहि प्लस बल। अब आप देखिए, निहि विसर्ग के पहले नी है और नी में ई की मात्रा है, और यह आ गया अ और आके अलावा हो, मतलब ये ई है। इसके बाद में सघोष, वर्ग का तीसरा है, तो ये विसर्ग क्या हो जाएगी? ये आधा र बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आधा र कर दूं ऐसे, अब इसको हम जब मिला के लिखेंगे, संधि करेंगे, तो ये आधा र कहाँ आ जाएगा? ये ब के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जिसके साथ बोलते हैं उसके बाद वाले वर्ण पर हम लगाते हैं, तो निर्बल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखो, निहि आशा, इसका अब आ गया, स्वर है। क्या था अपना? आ क्या है? स्वर है, क्योंकि सघोष में आता है। इधर ई है, तो ई के बाद में स्वर आ गया तो विसर्ग बन जाएगा र, मतलब निराशा। अब ये आधे र में जब आ को मिलाएंगे तो रा बन जाएगा, तो जाएगा निराशा। ऐसे आशी ही प्लस वाद, ध्यान से देखो, ई के बाद में र आ गया, सघोष है, तो ये क्या बन जाएगा? ये आधा र बन जाएगा, और आधा र बन के किसके ऊपर आएगा? ये वाह के ऊपर आएगा, इसलिए ये बन जाएगा आशीर्वाद। अब आपको पता चल रहा है कि हम आशीर्वाद इस प्रकार से क्यों लिखते हैं, और यही आशीर्वाद सही क्यों है, क्योंकि ये विसर्ग र बनती है आधा, और इसको हम इसके ऊपर लाते हैं। निहि प्लस जन बन जाएगा, बोलते रहो फटाफट, निर्जन, आधा र बन गया। दुहु प्लस जन बन जाएगा दुर्जन। दुहु प्लस उपयोग बन जाएगा दुरुपयोग, दुरुपयोग। तो पहले में क्या था कि अ के बाद अगर कोई सघोष आए तो वो ओ की मात्रा बन जाएगी, और दूसरे नियम में क्या था? अ अथवा आ नहीं हो, उसके अलावा कोई भी स्वर हो विसर्ग के पहले, उसके बाद में अगर कोई सघोष, सघोष का मतलब तीसरा चौथा पांचवा, ये ल व है, इनमें से अगर कोई है तो वो बन जाएगा आपका आधा र, और आधा र हमेशा ऊपर आता है। अब यहाँ पे आप कहोगे यहाँ पे ऊपर क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें हमने आ को मिला दिया, वो पूरा हो गया, इसलिए यहाँ पर नहीं आया। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। बहुत इजी है, एक बार ध्यान से सुनना है। विसर्ग के पहले, अब देखो पहले की बात कर रहे हैं, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो,
क्या होना चाहिए, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि ये विसर्ग है, इसके पहले नी है, और नी में किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। तो विसर्ग के पहले क्या हो, कोई स्वर हो, आ गया। उसके बाद अब देखो यहाँ मैंने एरो लगा दिया, उसके बाद अब आपके पास 3 शर्त हो गई। उसके बाद अगर च और छतरी वाला छ दोनों में से कोई एक है तो वहां पे सलजम का स बन जाएगा आधा। ध्यान देना, च वर्ग च छ है तो सलजम का श बन जाएगा। अगर उस स्वर के बाद में ट या ठ है तो वो षटकोण का स बन जाएगा आधा। त या थ है तो स्लेट का स बन जाएगा, स्कूल का स बन जाएगा आधा। देखो क्रम से है, ये भी क्रम से, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग क्रम से है। और इधर भी श स तालु, मुर्दा और फिर सिंपल सा, तो ये बन जाएगा। अब यहां देखो आप, निहि प्लस चिंत, तो क्योंकि च है तो श बन जाएगा निश्चिंत। निहि प्लस चल, च है तो स बन जाएगा निश्चल। निहि प्लस ठुर, अब ये ट में से आ गया, षटकोण का स हो जाएगा निष्ठुर। धनु प्लस टंकार, त आ गया तो यहाँ भी स बन जाएगा धनुष टंकार। नमः प्लस ते, अब देखो त आ गया, विसर्ग के पहले तो स्वर ही है, उसके बाद में त आ गया तो ये स बन जाएगा आधा नमस्ते। निहि प्लस तेज, त आ गया तो बन जाएगा निस्तेज। निश्चिंत निश्चल दोनों में स आया। निष्ठुर और धनुष टंकार में स आया क्योंकि यहाँ पे त है, और इसमें त था इसलिए यहाँ पर आ गया आधा श। अब हम बात करेंगे कि सर वर्ग 5 है, 3 का तो आपने बता दिया, इन 2 का तो आपने बताया नहीं, कौन कौन से, क वर्ग और प वर्ग। बिल्कुल, इसमें आपको क्या करना है, अगर नियम वही है, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और मान लो वहां पे क या ख में से कोई आ जाता है तो उसमें मैं लिख रहा हूं यहां पर, कोई बदलाव नहीं होगा। बहुत ध्यान रखना आप, कोई बदलाव नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, जब बदलाव नहीं होगा तो क्या होगा, आपको उस शब्द को, उस प्लस को, इस धन को, इस जोड़ को आपको हटाना है और उस शब्द को वैसे के वैसे ही लिख देना है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कैसे, प्रातःकाल, इसको हटाओ बन जाएगा प्रातःकाल। अंतःकरण, इसको हटाओ बन जाएगा अंतःकरण। अंतःपुर, अंतःपुर। केवल आपको कुछ नहीं करना, इस प्लस को हटाना है, संधि करना है, प्लस को हटा दो, संधि विच्छेद करना है, विसर्ग के बाद में प्लस लगा दो। ये आपका विसर्ग संधि का नियम है। अब मैं कुछ अपवाद की बात करता हूँ। अपवाद का मतलब होता है कि नियम जो कह रहा है उसके हिसाब से तो ये शब्द बनना चाहिए, लेकिन ये तो बन ही नहीं रहा, इसका मतलब वो नियम के विरुद्ध बना है, उसको हम बोलते हैं अपवाद। जैसे मैंने पहला शब्द लिया नमस्कार, मैंने पहला शब्द क्या लिया, नमस्कार। अब इसमें क्या होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि साहब यहाँ तो क है, विसर्ग के बाद में आपने कहा अगर क होगा तो उसको वैसे के वैसे ही लिखना है, फिर आपने आधा स क्यों लिखा, क्योंकि आधा स तो कहाँ आना चाहिए था, अगर त होता तो आधा स आना चाहिए था। ये नियम के विरुद्ध है, इसको अपवाद बोलते हैं। नमस्कार और पुरस्कार, ये ध्यान रखना, नमस्कार और पुरस्कार। ऐसे ही दुख, अब आपने कहा कि सर जैसे अभी ये दुख है, ख आ गया, आपने कहा कोई बदलाव नहीं होगा, फिर यहाँ पे क्यों, अपवाद है। ऐसे ही पुनर्मुद्रण, ध्यान देना, पुनर्मुद्रण आपने नियम बताया सर कि अगर अ अथवा आ के अलावा कोई हो तो वो आधा र बनता है, लेकिन यहाँ तो अ ही है, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, फिर ये आधा र कैसे बन गया, पुनर्मुद्रण। पुनः जन्म, पुनर्जन्म। अंतर्धान, अंतर्धान मतलब अंत आएगा ना, तो यहाँ र क्यों बना, ये भी आपका अपवाद है।
इनको आप ऐसे ही याद करना, ये अपवाद है और ये भी ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब मैं आपको वो बात बताऊंगा कि अगर ये नियम याद नहीं है तो हम कैसे संधि विच्छेद करें और कैसे उसकी संधि करें। ध्यान से सुनना। आप लोग पढ़ते पढ़ते उस स्तर पर आ गए कि आपको पता चल गया कि ये शब्द ये है, ये है मतलब ये इसका सही रूप है और ये इसका गलत रूप है। मान लो विसर्ग संधि आ जाए, आपको संधि विच्छेद करना है, या संधि विच्छेद दे दिया, आपको संधि करना है, तो आप कैसे करोगे? बिना नियमों के आप आराम से पहले तो शब्द को देखो। जैसे मान लीजिए ये शब्द आपको दे दिया जाए, नहीं प्लस आशा, और फिर कहे कि आप इसका संधि कीजिए, तो इस शब्द को पढ़ के पहले आप आंख बंद करो 1 सेकंड के लिए। आंख बंद करके ये सोचो कि अगर मैं इस प्लस को हटा दूं तो इस शब्द को मिला के बोलो नियासा, और आप सोचोगे निराशा तो कोई शब्द ही नहीं है, मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ, सही शब्द निराशा है। तो आप उस सही शब्द को यहाँ पर लिख दो। जैसे आपने यहाँ बोला निजन, अब आप उसे निजन तो कोई शब्द नहीं है, निर्जन है, मतलब आधा ग इसमें लगाना है, मतलब जिस आधे अक्षर की कमी आपको लगती है आप उसको पूरा कर दो, वो संधि हो जाएगी। और संधि विच्छेद करोगे तो उस आधे अक्षर को वहां से हटाओ और उसकी जगह आपको क्या लगाना है? विसर्ग लगा देना है, चाहे वो आधा अक्षर हो चाहे वो मात्रा हो। जैसे मान लो आ जाए तपोबल, अब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो आप यूँ सोचो कि यार इसमें तपोबल है, मतलब कहेंगे विसर्ग तो इसमें है, तो कहाँ होगी? ओ बन रहा है, मतलब प के बाद में है। तो इस प्रकार से आप अभ्यास से, अब वो अभ्यास कब होगा? जब विसर्ग संधि के जितने भी उदाहरण हैं आप उनको ध्यान से देखोगे, उनको आप पढ़ोगे तो आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। मुझे विश्वास है कि जो संधि के तीनों भेद उपभेद मैंने आपको पढ़ाए आपको समझ में आए होंगे। आप इनको बार बार देखें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि व्याकरण के जितने भी बिंदु है मैं बेहतरीन तरीके से आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद।